बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र भूगोल भौतिक भूगोल के टॉपिक भूकंप की हम पिछली क्लास से बात कर रहे हैं। तो ये जो हमने पिछली क्लास में भूकंप के वितरण को के 2 पॉइंट्स थे वो पढ़ लिए थे। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है या उसकी भूकंप की जो तीसरी पेटी है वो है मध्य अटलांटिक पेटी। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बाद हम भूकंप के प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो जो ये जो पेटी है भूकंप वाली, ये मध्य अटलांटिक कटक के सारे चलती है। और ये जो भूकंप यहाँ पर आते हैं वो प्लेटों के अपसरण के कारण, रूपांतर भ्रंश के निर्माण और दूसरी ज्वालामुखी उदाहरण के कारण आते हैं। अपसरण मतलब कि हम लोग जब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को पढ़ेंगे तो ये अपसरण को भी अच्छी तरह से मैं आपको बता दूंगी। और हमने जब पटल विरूपणी बलों के बारे में पढ़ा था तो उस समय में जो भ्रंश हैं उनके बारे में पढ़ा था। और इस आधार पर और साथ में ज्वालामुखी उद्गार के कारण ही ये इस प्रकार के इस पेटी के भूकंप आते हैं। ये जो पूरी जो मेखला है ये उत्तर में एक स्पिट्सबर्जन और आइसलैंड से प्रारंभ होकर के दक्षिण में बोवेट द्वीप तक जाती है। और ज़्यादातर भूकंप जो है इस पेटी में भी भूमध्य रेखा के पास आते हैं। तो आप थोड़ा सा नक्शा देख करके इसको देखिएगा कि कहाँ तक जाती है ये। इसके अलावा एक जो इसी में अफ्रीकी रिफ्ट घाटी के भूकंप इसी के अंतर्गत आते हैं। ये जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी के की एक शाखा के रूप में है और नील नदी से होती हुई अफ्रीका के पूर्वी भाग में दक्षिण तक फैली हुई है। और साथ में इस पेटी में पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी क्षेत्र के भूकंप सम्मिलित किए जाते हैं। खासकर भ्रंशमूलक भूकंप होते हैं। ये अदन की खाड़ी से एक अन्य उपशाखा अरब सागर तक जाती है। हिंद महासागर के भूकंप भी इसी पेटी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा टफ है ये वितरण वाला पार्ट। और मैंने भी आपको नक्शे से तो नहीं समझाया है, आप नक्शा लेकर के एक बार इसको जो एरियाज़ बताए गए हैं उनको उसको देख कर के इसको पढ़ेंगे इस आधार पर तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके बाद मैं भूकंप के प्रभाव की बात कर रही हूँ। तो भूकंप के जो विनाशकारी प्रभाव है पहले हम उनकी बात करते हैं। देखा जाए तो वैसे भूकंप जो है वो हमेशा मानव वर्ग के लिए विनाशकारी हैं। जब कोयना नगर का भूकंप आया था तो बहुत ही जैसे कहते हैं कि बहुत ही वो भयंकर भूकंप था। और इन भूकंपों का प्रभाव कई प्रकार से पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले तो है कि भी रचनात्मक वस्तुओं की क्षति होती है। यानी कि मतलब भूकंप के द्वारा मानव ने जो भी स्ट्रक्चर या संरचनाएं बनाई होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं। सड़कें फट जाती हैं, यातायात रुक जाता है, रेल की पटरियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, भवन गिरकर नष्ट हो जाते हैं। 31 अगस्त सन 1886 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कैरोलिना प्रांत का जो भयंकर भूकंप आया था उसके कारण रेल की पटरियाँ मुड़ गई थी और चिमनियाँ नीचे गिर गई थी। जापान के 1923 ईस्वी के सगामी की खाड़ी के भूकंप से कम 5 लाख घर नष्ट हो गए थे। और 21 अगस्त 1988 को दरभंगा बिहार में जो भूकंप आया था उससे 25,000 मकान नष्ट हो गए थे। और 1991 में उत्तरकाशी में उत्तरांचल में है वहाँ भूकंप से बहुत सारी मानव बस्तियाँ ध्वस्त हो गई थी। 1985 में मैक्सिको शहर में भी भूकंप आया था, उसमें भी करीब 400 भवन ढह गए थे और करीब 6,000 भवन जो है क्षतिग्रस्त हो गए थे। सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर के गिलारी भूकंप में के बहुत सारे ऐसे लाखों मकान ढेर हो गए
गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 के कारण लाखों मकान गिर गए थे, सड़कें फट गई, रेल की पटरियां नीचे धंस गई थी और करीब करीब 1,50,50,00,000 तक जो व्यक्ति हैं बेघर हो गए थे। तो देखा जाए तो आपने देखा कि बहुत विनाशकारी कितने सारे तरह के, मतलब एक तरह से विनाशकारी प्रभाव ही इसके होते हैं। नगर नष्ट हो जाते हैं, मतलब कभी कभी तो पूरे के पूरे नगर नष्ट हो जाते हैं, कल कारखाने बर्बाद हो जाते हैं, सारे बाल बच्चे वगैरह ननारी मौत के शिकार हो जाते हैं। 11 अक्टूबर सन 1737 में कोलकाता में एक भूकंप आया था। भारत का सबसे विनाशकारी भूकंप था। उसमें लगभग 3 लाख व्यक्तियों की मौत हो गई थी। और ऐसे तो उदाहरण बहुत सारे हैं। इसके अलावा जैसे आग लग जाती है, जैसे अकस्मात जैसे ही भूकंप आता है तो मकान वगैरह जैसे ज़ोर ज़ोर से हिलने लग जाते हैं, तो मकानों में, खदानों में, कारखानों में भयंकर आग लग जाती है, जिससे अपार जनधन की हानि होती है। अब जैसे जापान की सगामी की खाड़ी में 1923 में भूकंप आया, तो उस समय औरतें दोपहर का खाना पका रही थी। तो उस समय टोक्यो और याकोहामा नगर में सब जगह बहुत ज़्यादा आग लग गई, उससे बहुत सारे लोग मर गए थे। इसके बाद दरार का निर्माण भी हो जाता है। भयंकर कंपन, जब भूकंप का भयंकर कंपन होता है तो धरातल का कुछ भाग फट जाता है और दरार का निर्माण होता है। जैसे आसाम में 1893 में आया था, तब उस समय कम से कम 35 फीट चौड़ी दरार बन गई थी। इसके अलावा जैसे भूस्खलन भी होता है इसकी वजह से, लैंडस्लाइड्स। वैसे मतलब अब जैसे मान लीजिए कभी कभी भूकंप के कारण से जैसे मिसिसिपी नदी में हुआ कि बाढ़ के मैदान में जमाव हो गया, तो कई जगह तो जमाव हो गया और कई जगह दरारें बन गई, तो कुछ भाग नीचे धसक गया, उससे उसमें झील बन गई वहाँ पर और दलदली भाग बन गए। लैंडस्लाइड्स जो होते हैं वो उसमें जो भूकंप से प्रभावित क्षेत्र होते हैं, वहाँ जैसे घाटियाँ जहाँ बनी हुई है वहाँ पे बड़े बड़े भाग जो होते हैं वो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बड़े बड़े टुकड़े सड़क के नीचे गिरते हैं। जैसे हिमानी ग्लेशियर्स टूट जाते हैं, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े जो हैं वो सागरी भागों में पहुँच जाते हैं, तैरने लगते हैं। इससे जलयानों को भी बहुत ज़्यादा हानि होती है। और इसके अलावा स्थल भाग में उभार और धसाव हो जाता है। ये तो अंडरस्टूड है कि जैसे कुछ भाग ऊपर हो जाता है और कुछ भाग नीचे चला जाता है। तो अगर मान लीजिए जैसे करीब करीब जैसे सागरी भागों में अगर सुनामी लहरों तरह जो भूकंप आता है, उससे जो किनारे के जो भाग होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और नीचे की तरफ सरक जाते हैं। और इसके अलावा बाढ़ आ जाती है। जब भूकंप आता है तो टूटे हुए जो विशाल खंड जो होते हैं वो नदियों के मार्ग में आ जाते हैं। अब जैसे नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो पानी जो था उस बाढ़ के रूप में अपनी चारों तरफ फैल जाता है, क्योंकि उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है, जिससे सब जगह बाढ़ आ जाती है। और इसके अलावा जल तरंगों का भी आविर्भाव होता है। सागर जो तटवर्ती भाग हैं वहाँ पर जैसे ही समुद्र में भूकंप आता है तो सागर जो बड़ी बड़ी तरंगें उठती हैं वो किनारों तक आ जाती हैं, और वो किनारे के जो भाग हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए बड़ी विनाशकारी बन जाती है। जैसे कि और जैसे मान लीजिए आप जून 1819 में कच्छ में ऐसा भूकंप आया था। इससे बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठी कि उससे पूरे कच्छ का तटवर्ती भाग जो था तो पानी में ही डूब गया। और वहाँ जितने भी जलयान खड़े थे उनको बहुत ज़्यादा हानि पहुँची। करीब करीब 15 मील या 24 किलोमीटर का जो भाग था वो ऊपर उठ गया था। तो
उस पे लोग खड़े होकर उन्होंने अपनी रक्षा करी। लोगों को विश्वास ऐसा लगा कि जैसे रक्षा, उनकी रक्षा के लिए अल्लाह ने उस बाग को ऊंचा उठा दिया है। इस कारण से लोगों ने उस ऊंचे उठे बाग को अल्लाह का बाग नाम से संबोधित कर दिया। तो इस तरह से जब जो ज़मीन होती है उसका किनारा भी पानी के पास जो होता है वो इस बाढ़ भूकंप के कारण से प्रभावित होता है। भूकंप के प्रभाव से जो भूमिगत जल है उसकी व्यवस्था में भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। चूने की चट्टानों वाली भागों में कंदराओं की छतें टूटकर नीचे गिरने लगती हैं और लोएस मिट्टी के क्षेत्र में भी लैंडस्लाइड्स होते हैं, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा हानि होती है। हाँ, हालांकि अभी तक तो हम ये समझते आ रहे थे कि भूकंप के कारण विनाशकारी प्रभाव भी होते हैं, लेकिन इसके कुछ लाभकारी प्रभाव भी हैं। कभी कभी जैसे मान लीजिए भूकंप आता है और तो स्थल भाग में दरार पड़ जाती है, तो कुछ भाग नीचे धंसक जाता है और उससे क्या होता है कि गर्त या गड्ढे का निर्माण हो जाता है और इस गर्त में जल इकट्ठा हो जाता है और झील बन जाती है। तो जैसे 1811, 1812, 1813 में मिसिसिपी भूकंप जब आया था, तो मिसिसिपी नदी का जो बाढ़ का मैदान है वहाँ में कुछ उस स्थान पर कुछ स्थलभाग नीचे की ओर धंसक गया और झील बन गया। कुछ झीलें अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। एक तो ये हो गया, झील बन जाती हैं। और कभी कभी किसी स्थल पर जब उभार हो जाता है, हमने ऊपर तो धसाव की बात की थी, और जब उसमें उभार हो जाता है तो नए जैसे स्थलखंड बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए जब नीचे वहाँ पानी बाढ़ आई तो कच्छ के में 15 जून 1919 को जो काफ़ी 15 मील 24 किलोमीटर का भाग जब ऊपर उठ गया तो बाढ़ से वो लोग बच गए थे। और कभी कभी भूकंप के प्रभाव से चट्टानों में टूट फूट और भूस्खलन होने लगता है, यानी कि लैंडस्लाइड्स होने लगती है। इससे चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और पक्षी की क्रिया आसानी से हो जाती है। तो इससे चट्टानों के विघटन और वियोजन से मिट्टी की रचना के लिए आवश्यक पदार्थ मिल जाते हैं। इससे इस प्रकार से मतलब एक तरह से भूकंप के द्वारा मिट्टी के निर्माण में सहायता मिलती है। तो कृषि के दृष्टिकोण से तो ये इस प्रकार के भूकंप जो होते हैं वो लाभदायक होते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कभी कभी अचानक से भूकंप से चट्टानों में वलन भ्रंशन फटन हो जाती है, तो जल स्रोत बन जाते हैं, वाटर स्प्रिंग्स बन जाते हैं। उनमें से कुछ गर्म जल स्रोत भी होते हैं। इनकी वजह इन गर्म जल स्रोत से कई बार खनिज आदि भी निकलते हैं, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा, इसमें जो खनिज मिले होते हैं इन गर्म पानी में, तो वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि जो गंदकीय गर्म जल स्रोत होता है उसमें स्नान करने से चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। जो जैसे हम बता सकते हैं आपको एक उदाहरण के रूप में, 26 जनवरी 2001 को जब गुजरात में भुज में भूकंप आया था तो उससे कच्छ के रन में मीठे जल की धारा फूट पड़ी थी। इसके अलावा सागर तटीय भागों में भूकंप के अचानक धक्के लगने से महाद्वीपों के किनारे वाले भाग टूटकर नीचे चले गए थे, और स्थलीय भाग जब धंस जाते हैं तो खाड़ियाँ जो होती हैं, ये जो खाड़ियाँ होती हैं वो प्राकृतिक बंदरगाहों के रूप में उचित स्थान बन जाती हैं। कभी कभी भूकंप के भयंकर आवेग से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए भ्रंशन और दबाव के कारण मूल्यवान खनिज पदार्थ जो होते हैं आंतरिक भाग से धरातल पे आ जाते हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये लाभदायक है। और भूकंप के धक्के के कारण मान लीजिए जैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो धरातल पर लावा का विस्तार हो जाता है, और ये जो लावा से जो काली मिट्टी बनती है वो कपास और गेहूं की खेती के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। इसके अलावा भूकंप से जो भूकंपीय लहरें उत्पन्न होती हैं उससे हमें पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। और वाकई में वर्तमान समय में तो
जो आंतरिक जो जानकारी है उसके लिए भूकंपीय लहरों को बहुत अधिक उपयोगी माना गया है। तो ये जो लहरें हैं ये हमें पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में जानकारी देती है। इस प्रकार से हमने भूकंप के बारे में आपको काफ़ी जानकारी दे दी है। इसके अलावा अब इसके पश्चात हम ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं। आप लोग सब जानते हैं ज्वालामुखी और भूकंप एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो जो ज्वालामुखी है, आप सब जानते हैं कि जो ज्वालामुखी किस प्रकार से आते हैं, या फिर आप ये पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि ज्वालामुखी, सब लोग जानते हैं कि जैसे ही ज्वालामुखी या ज़मीन फटती है तो ज़मीन के अंदर से जो गर्म मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है, जिसमें कई प्रकार की गैसें, कोयला, आग, राख, धूलकण आदि भरे हुए होते हैं। वो जो बाहर निकल के आते हैं उसे हम ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। तो जो ज्वालामुखी हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगली क्लास में जो इसका बचा हुआ भाग होगा उसे ले लेंगे। सबसे पहले हम मान सकते हैं कि ज्वालामुखी जो है, आप ये मान लीजिए कि जो ज्वालामुखी के प्रकट होने की क्रिया और ज्वालामुखी क्रिया समान अर्थ रखते हैं, लेकिन भूगर्भ शास्त्र ये मान के चलते हैं कि ज्वालामुखी का तात्पर्य है उस छिद्र या दरार से होता है जिसमें होकर के गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े और धूल आदि निकलते हैं। और साथ में ज्वालामुखी की परिभाषा को इस प्रकार से दिया जा सकता है कि ज्वालामुखी प्राय एक गोल या कुछ गोल आकार का छिद्र अथवा खुला भाग होता है जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, तरल, लावा, जल एवं चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी की धरातल पर प्रकट होते हैं। अर्थात ज्वालामुखी वह क्रिया है जिससे पृथ्वी के भीतर की गैस से लावा उत्पन्न होकर के पृथ्वी के से बाहर आ जाती है, और इस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया हमारे सामने प्रकट होती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्वालामुखी है उस क्रिया के दो रूप होते हैं, एक तो पृथ्वी के अंदर और एक पृथ्वी के बाहर। पृथ्वी के अंदर जब ये पदार्थ ऊपर की ओर आ रहा होता है तो इसे मैग्मा कहते हैं। इससे कई प्रकार की शिलाकृतियाँ बनती हैं, और इसके अलावा जब ये बाहर आ जाता है तो इसे ज्वालामुखी, तो इसे लावा कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम ये बात कर लेते हैं कि ज्वालामुखी से कई प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं, जैसे कि गैस और जलवाष्प, विखंडित पदार्थ, लावा पदार्थ आदि। जो ज्वालामुखी में जब बड़े बड़े जब टुकड़े जो पत्थरों के निकलते हैं उसको हम बम कहते हैं। साथ ही मान लीजिए कि जैसे करीब करीब मटर के दाने या अखरोट के आकार वाले टुकड़े होते हैं उनको लेपिली कहते हैं, और बहुत बारीक कणों के जो बारीक कण होते हैं उनको ज्वालामुखी धूल या राख कहते हैं। और जब ये उद्गार द्रव रूप में पिघल करके द्रव रूप में बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। और सिलिका के आधार पर इस लावा को हम दो प्रकारों में विभाजित करते हैं। एक है अम्ल प्रधान लावा या एसिड लावा, जिसका रंग पीला और उसका वजन में वो हल्का होता है, और इसका द्रव रूप जो होता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, ऊंचे ताप पर पिघलता है। इसके बाद दूसरा नंबर जो होता है वो होता है पैट्रिक लावा या बेसिक लावा का। इसका रंग गहरा होता है और काला होता है। तो और
इसका भार